हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा। इंडियन पॉलिटी में आज का कदम होगा हमारा लोकसभा की तरफ। तो आज हम लोकसभा के एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को खोल खोल कर पढ़ेंगे और इसके सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है? तो ये होता है लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा नहीं होता बल्कि लोकसभा होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी जिसको हम डायरेक्ट, प्रत्यक्ष मतलब जिसको हम जनता डायरेक्ट वोट देती है वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। क्योंकि लोकसभा में जाते हैं सांसद और सांसद को हम खुद वोट देते हैं, जाकर वोटिंग मशीन से देते हैं, या अब तो वोटिंग मशीन से ही देते हैं। ठीक है। लोकसभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किए गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है। सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 जैसा कि संविधान के उल्लेख है। ठीक है। अगला है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि बन के जाता है, क्योंकि हम भारत की जो जनता है ये डायरेक्ट चुनते हैं लोकसभा के सदस्य को। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 81 और 331। ठीक है, ये दोनों में आ जाएगा। प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा के गठन के संबंध में संविधान के दो अनुच्छेद यथा 81 का ए तथा 331 में प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य की संख्या 500 निर्धारित की गई थी, किंतु बाद में इसे वृद्धि की गई और 31वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या 547 निश्चित की गई। वर्तमान में गोवा, दमन और दीव पुनर्गठित अधिनियम 1987 द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि लोकसभा अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन 552 नहीं होता, 545 का ही मेन रहता है। ठीक है, पूरा सीट नहीं भरा जाता। अगला है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो अभी हमने पढ़ा कि मूल संविधान में कितनी निर्धारित की गई थी, तो 500। अगला है, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, ठीक है, अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी की गई है? तो 552 कर दी गई है। यहाँ पे 552 नहीं दिया तो यहाँ पे 545 मारेंगे। 552 अधिकतम संख्या है, लेकिन जो है मैंने बताया कि 545 चुने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 545 ऑप्शन हमारा सही होगा। चुनाव जो होता है 545 पे ही होता है, लेकिन अधिकतम जो संख्या है 552 है, दर्ज की गई है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, यहाँ पे कितनी हो सकती है, तो यहाँ पे 552 होगा। कितनी होती है तो 545। अगला है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य को राज्यसभा की जनता सीधे निर्वाचित करते हैं? राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करते हैं, तो वही बात है जितना अभी हमने पढ़ा है, ये 530। क्योंकि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है, तो 530 पर चुनाव होता है। ठीक है, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। यह संख्या लोकसभा के सदस्यों की सैद्धांतिक गणना है और व्यवहारात्मक। वर्तमान समय में लोकसभा की प्रभावी संख्या 530 राज्यों की प्रतिनिधि प्लस संघ क्षेत्र के प्रतिनिधि प्लस 2 राष्ट्रपति द्वारा सब मिलाकर कितना होगा? 545 हो जाएगा। ठीक है, राज्य के जो प्रतिनिधि होंगे वो हो जाएंगे, फिर जो केंद्र शासित प्रदेश के वो हो जाएंगे, और 2 राष्ट्रपति अपनी तरफ से मिला देंगे, सब तो सब मिला के 545 हो जाएंगे। अगला है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिशत प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से कितने निर्वाचित होकर लोकसभा में लोग जाते हैं? ठीक है, कहने का मतलब यही है, तो ये 19 सदस्य होते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो अभी हमने बताया 545 है।
लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो आरक्षित स्थानों की जो संख्या है वो 84 है। ठीक है। लोकसभा की 545 सीटों में 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है। 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं तथा देश के कुल मतदाताओं के इन वर्गों में 20% से अधिक है। इसमें भी दलित मतदाता करीब 17% होते हैं। अगला देखते हैं, लोकसभा में राज्य को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सब जनसंख्या के आधार पर ही आवंटित की जाती है। ठीक है। अगला है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। किस आधार पे? तो 1971 की जनगणना के आधार पर आवंटित की गई है। अब ये 1971 से लेकर 2026 तक यानी अगले साल तक ही चलेगा। उसके बाद 2026 में फिर इसे गणना की जाएगी और उसके हिसाब से फिर सीट को कंफर्म देखा जाएगा कि किस राज्य में अब कितनी सीट देनी चाहिए। कहीं किसी में घटेगा, किसी में बढ़ेगा। ठीक है। तो जिसमें जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उस हिसाब से उस देश में उतनी सीट बढ़ाई जाएगी। अगला है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईसन में की गई थी? मतलब किस सन में की गई थी? तो ये हुआ था 1972 में। अभी हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में। लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों को आवंटित एवं क्षेत्रों को सीमा निर्धारित करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया। कौन आयोग का? परिसीमन आयोग। ठीक है। अगला है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथार्थ रहेगा? कब तक रहेगा? मतलब ये 2026 तक रहेगा। 2026 में इसे फिर बनाया जाएगा कि किस राज्य में कितने सीट रहेंगे। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार से होते हैं? तो लोकसभा के जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के होते हैं। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भारत के एकल सदस्यीय निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, जिनमें संपूर्ण देश को उसके स्थानों के अनुरूप ही बांट दिया जाता है तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। केवल 1952 के प्रथम चुनाव में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र रखे गए थे। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये होता है 7.5 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि होते हैं। देश का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश का मलकागिरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जहां कुल 29,53,915 मतदाता हैं। अगला है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो ये 131 की गई है। ठीक है। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है ना, 84 और 47 मिला के 131 होते हैं। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये सबसे छोटा जो निर्वाचन है ना, वो दिल्ली का चांदनी चौक है। ठीक है। जो एक चांदनी चौक टू चाइना मूवी आई थी, वही चांदनी चौक, बहुत मशहूर क्षेत्र है दिल्ली का। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत कम है, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, इसलिए ये बहुत बड़ा। यहाँ का लद्दाख जिला भी बहुत बड़ा था, अब तो लद्दाख पूरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है। अगला देखते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा 7वां तथा 21वां संशोधन।
संविधान संशोधन अधिनियम 7वां और 31वां राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के संबंधित है। 7वां संशोधन 19 दिसंबर 1956 में हुआ था, द्वारा जारी राज्यों का A, B, C, D वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था। हम जानते हैं कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है, वही यहाँ पे बता रहा है। उसके हिसाब से फिर प्रतिनिधि भी चुने गए थे, फिर उसके बाद 1971 में चुने गए थे। अब उसके बाद 2026 में चुने जाएंगे। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ये कहाँ से चुने जाते हैं? ये नामांकन किए जाते, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। अगला है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष तो होनी चाहिए, उससे कम का नाम नहीं चलेगा। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश से जाते हैं, जो 80 सीट है लोकसभा में, और विधानसभा में 404 सीटें हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राज्य लोकसभा में स्थान। आंध्र प्रदेश 25 है, कौन सही नहीं है? मतलब 3 सही है और 1 जो है वो गलत है। तो आंध्र प्रदेश 25, असम 13, पंजाब 13, पश्चिम बंगाल 42। तो असम का 13 नहीं है, बल्कि असम के 14 हैं, ठीक है। अगला है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही है। झारखंड क्षेत्र के लोकसभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? तो झारखंड के सदस्यों की संख्या 14 है। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? मतलब कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जिनमें समान सीटें प्राप्त की गई हैं? पंजाब असम है, गुजरात राजस्थान है, मध्य प्रदेश तमिलनाडु है, या आंध्र प्रदेश और राजस्थान है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है, जहां दोनों जगह बराबर 25-25 सीटें मौजूद की गई हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र और बंगाल का। महाराष्ट्र में 48 और बंगाल में 42। सोचिए 48, उत्तर प्रदेश में कहाँ 80, कितना का फर्क है। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? दूसरा स्थान अभी हमने बताया कौन किसका है, तो महाराष्ट्र का है 42 सीट के साथ। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य का है? तभी हमने पढ़ा महाराष्ट्र का है। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में जो लोकसभा की सीटों की संख्या वो कितनी है? वो 40 है। बिहार 40, बंगाल 42 और महाराष्ट्र 48, ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कितने हैं? 11 क्षेत्र। अगला है, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे अधिक कम सदस्य हैं? लोकसभा में सबसे कम सदस्य कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल और उड़ीसा। इन चारों में सबसे कम कहाँ होते हैं? तो सबसे ज़्यादा कम हरियाणा में है, ठीक। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे आते हैं? तो दूसरे राज्य पे अभी हमने पढ़ा महाराष्ट्र, और तीसरे पे बंगाल 48 और 42 पे। लोकसभा में किस संघ शासित केंद्र क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? तो सब लोग किस संघ शासित क्षेत्र के? तो सबसे ज्यादा आते हैं कहाँ के? दिल्ली के, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी दिल्ली में ही है केंद्र शासित प्रदेशों में। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित कर लोकसभा में भेजती है? हाँ, तो ये भेजती है 7 सीट को, ठीक है। संघ शासित क्षेत्र का देख लीजिए कौन कितना भेजता है। दिल्ली 7 भेजता है। साउथ दिल्ली में जो 7 है ये है साउथ दिल्ली, नई दिल्ली, चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, ठीक है। सिर्फ दिशा के आधार पर इन्हें बांटा गया है। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है। तो राज्यों का जो सही क्रम है वो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बंगाल है। तो ऑप्शन बी ही दिख रहा है ऐसा, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा हो या राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, सब 5 साल के होते हैं। सिर्फ राज्यसभा जो है वो 6 साल का होता है।
आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो लोकसभा 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम देखेंगे अगला, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? तो ये कितनी होगी? वो 6 महीने से ज़्यादा, अगर आपातकाल नहीं है तो अब 6 महीने से ज़्यादा वो नहीं रहेगा, उसके बाद उस चुनाव कराना पड़ेगा आपको, तो आपातकाल हटाना पड़ेगा। लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा उसको देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के अनुच्छेद 352 है, ठीक है, आपातकाल के प्रख्यान के प्रभाव होने की अवधि के दौरान स्वयं संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा सामान्य कार्यकाल को बढ़ाया जाता है। इस अवधि को एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता और किसी भी प्रकार प्रख्यान के समापन की अवधि से 6 माह के अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। अगला है, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए यानी गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी होनी चाहिए? तो हमने जो पढ़ा था कि राज्यसभा में हमने कल पढ़ा था, वही चीज़ यहाँ पे भी है कि कुल सदस्यों का 10वां भाग होना चाहिए। जैसे 450 सीट अगर है, ठीक है, 545 अगर सीट है तो इसका 10% अगर हम निकाल देंगे तो 545 का मतलब 56 सीट जो है, 56 सीट यहाँ पे आ जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब युद्ध चल रहा हो, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय लें, जब पूर्व निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय लें। तो ऐसा तभी होगा जब राष्ट्रपति आपात लागू हो, राष्ट्रीय आपात लागू हो, ठीक है। युद्ध चलने से कोई मतलब नहीं है, युद्ध चलेगा तो ऐसे ही राष्ट्रीय आपात लागू हो जाएगा। अगला है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो ये होता है 2 महीने तक। अगर आप सदन में पेश नहीं हुए लगातार तो आपका चला जाएगा सदस्यता। संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया दिया जाता है? देखिए इसमें जितना भी दिया है इसमें 24% इसका इजाफा कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो पहले था 1 लाख रुपया, अब 1,24,000 हो गया है, ठीक है। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो लोकसभा अपने अध्यक्ष को देंगे, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी? तो पेंशन की, कर्मचारियों की पेंशन तो बंद हो गई है पर लेकिन नेताओं की पेंशन अभी चल रही है। तो इनकी जो लागू हुई थी वो 1976 से चल रही थी और 2005 से आमतौर पे सबका, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका बंद हो गया है, लेकिन अभी नेताओं का चल रहा है। अगला है, लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय के अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो ये होता है 1 माह, 2 माह, 3 माह या 6 माह। तो 6 महीने से ज़्यादा दोनों के अंतराल नहीं होना चाहिए। साल में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होनी चाहिए। वैसे आमतौर पे साल में 3 बार बैठक होती है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? ऐसे तो सामान्यतः जो हर साल होते हैं वो 3 सत्र होते हैं, अभी मैंने बताया, लेकिन कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, उससे कम नहीं। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। प्रधानमंत्री जब कहेंगे तभी कार्य भंग हो सकता है, ऐसे नहीं उठे और भंग कर दिए। अगला देखते हैं, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छानुसार नए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नए, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो ये हो सकता है हमारा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पे नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पे। अगला है, अब मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है भारत का नागरिक हो, ये तो है।
उम्र 30 से कम ना हो, नहीं उम्र 25 साल होनी चाहिए, तो ऑप्शन यही गलत है। बाकी पागल या दीवाना ना हो, समझदार होना चाहिए, पागल दीवाना नहीं। सरकारी लाभ पर पद ना हो, वो किसी लाभ सरकारी पद पे ना हो। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? तो ये निर्णय अध्यक्ष देता है, ठीक है। कुछ भी होगा तो निर्णय अध्यक्ष देगा, उसका लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा का जो अभिरक्षक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को, नाम का ही। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के अंदर के लोग ही चुनते हैं, आपस में ही इसका चुनाव किया जाता है आपसी सहमति के साथ, तो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। अस्थायी लोकसभा सदस्य प्रोटेम स्पीकर वो कौन नियुक्त करता है? तो प्रोटेम स्पीकर उसे कहते हैं जैसे कोई नई सरकार, लोकसभा की सरकार गिर गया, अब नई सरकार बनी, तो जो पहला बैठक होगा उसमें जो स्पीकर बनेगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा, उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो उसे कौन चुनता है? तो उसे राष्ट्रपति चुनते हैं। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर जब बैठ जाएंगे, जब सदन शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद उस सदन में फिर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो फिर अब वो जो अध्यक्ष चुना जाएगा, अब वो वहां पे जाकर बैठेगा और ये प्रोटेम स्पीकर को वहां से विदा दे दिया जाएगा। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो लोकसभा की जो बैठक है वो विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और स्थगन द्वारा, इन तीनों के द्वारा इसे विघटित की जाती है, समाप्त की जाती है। अगला है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन वैसे तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सलाह पर। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो ये किसके द्वारा? प्रधानमंत्री की संमति से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के कहने से राष्ट्रपति करेंगे लोकसभा को। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो इसके संसद द्वारा पारित अधिनियम से इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो समान शक्तियां जो है वो संविधान संशोधन के विषय में समान शक्तियां इनके बराबर बराबर होती हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का जो नेता है वो प्रधानमंत्री इसका हेड होता है। लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, क्या चीज, क्या प्राप्त न हो तो अपना जमानत खो देगा? तो वो 1/6 से कम प्राप्त हो तो अपना खो। चुनाव आयोग के नियम मुताबिक अगर कोई हारा हुआ प्रत्याशी उस लोकसभा सीट पर कुल पड़े वैध मतों का 1/6 यानी 16.6% हिस्सा पाने में असफल रहा तो उसकी जमानत राशि जो है जब्त करके राजकोष में डाल दी जाएगी। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। वित्त बिल हमने कल पढ़ा था, मनी बिल जो भी होता है वो किसमें प्रस्तावित होता है? सबसे पहले वो केवल लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में सिर्फ 14 दिन तक राज्यसभा उसको रोक के रख सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। निम्न श्रेणी में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो ये हो सकता है वित्तीय विधेयक। अभी हमने बताया कि वित्तीय विधेयक जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही पारित हो गया, राज्यसभा में इसका कोई कुछ नहीं है, वो 14 दिन तक ही रोक सकता है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, वापस करना ही है उनको। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20 प्रश्न कम से कम पूछे जा सकते हैं। अगला है लोकसभा में नामित सदस्यों को अधिकतम कितनी होती है? मतलब लोकसभा में नामित सदस्य जो मनोनीत सदस्य होते हैं लोकसभा में वो कितने होते हैं? तो वो 2 होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी। अगला है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव का मतलब कि अब आपका प्रस्ताव अब
आपने अपना विश्वास खो दिया है, अब आपकी सरकार गिरने वाली है, तो सरकार किस में गिरता है? लोकसभा में। राज्यसभा में कभी किसी की सरकार नहीं गिरती। ठीक है, तो ये आता है, जब भी आएगा तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से उपबंध है? जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में अलग से सीट बनाई गई है ना, ये अनुच्छेद 330 के तहत आती है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं? मतलब किस राज्य से सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति खींच के मतलब चुन के जाते हैं? तो वो जाते हैं मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षण नहीं है? मतलब कहाँ लोकसभा के आरक्षण नहीं मिलता? तो वो है केरल तथा तमिलनाडु में, कर्नाटक तथा केरल में, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में और सभी, यानी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन तीनों में, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन तीनों में अनुसूचित अनुसूचित जातियों के लिए सीट आरक्षित हो सकती है। लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है इनके लिए। ठीक है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो कहाँ नहीं है? नागालैंड, सिक्किम और गोवा, तीनों जगह। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50। लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उसे निष्कासित कर दिया गया हो। जिस राजनीतिक दल से वो बना हुआ गया है, अगर वही निष्कासित हो गया तो वो सबका अपना अपना सदस्यता चली जाएगी। तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद जिसके प्रसाद पर्यंत कार्य चलती है, किसके प्रसाद पर्यंत? तो लोकसभा के अंदर ही मंत्रिपरिषद आते हैं। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, मतलब लोकसभा का जो मेन मंत्री होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष सब मिलकर अध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, अध्यक्ष अलग होता है, प्रधानमंत्री अलग होता है। लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद से उत्तराधित्व और व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार करके, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार करके। ये सब तीनों होगा तो ऑप्शन डी इसलिए हमारा हो जाएगा। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अगला आएगा 80 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो ये किस सदन में पारित होता है? तो दोनों ऊपरी सभा और निचली सभा, दोनों किसी में भी, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पारित कर सकते हैं आप संविधान संशोधन के विधेयक। ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं इसी में पारित करना है। उसमें सिर्फ मनी बिल जो है उस आप मनी बिल को लोकसभा में पारित करेंगे, बाकी कोई भी आप उसको कहीं भी पारित कर सकते हैं, कहीं भी लोकसभा में या राज्यसभा में कोई भी कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो मंत्री भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के कहने पर लोकसभा को भंग कर देंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कुल कितनी सीटें हैं निर्वाचन क्षेत्र के? तो पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हमने देखा। पश्चिम बंगाल में 42 और महाराष्ट्र में 48 सीटें थी, जो कि पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर आता है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है। अब बिहार में 40 सीटें हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। ये क्या होता है?
उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत से। ठीक है। अगला है भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? शून्यकाल कहा जाता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, यानी 12 बजे के बाद का समय जो है वो शून्यकाल कहलाता है। वह अवधि जो 12 बजे से शुरू होती है यानी प्रश्नकाल के बाद, और दोपहर के भोजन के समय तक जारी रहती है जो 1 बजे से शुरू होती है, इसे शून्यकाल कहा जाता है। यानी 12 से 1 बजे के बीच इसे शून्यकाल कहा जाता है। इस अवधि के दौरान सदस्य बिना किसी अनुमति या पूर्व सूचना के सभी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। और जानते हैं, यही जो अवधि है, जो इस एक 12 से 1 के बीच में ना बहुत सारे मंत्री धीरे से निकल जाते हैं बाहर, कौन कैसा सवाल पूछ दे कोई ठिकाना नहीं, इसलिए भागो। भारत में शून्यकाल कब शुरू हुआ? तो भारत में जो शून्यकाल शुरू हुआ है वो 1962 में शुरू हुआ है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का उल्लेख नहीं है, क्योंकि यह समय दोपहर 12 बजे आरंभ होता है, अतः मीडिया द्वारा इसे शून्यकाल नाम दे दिया गया, क्योंकि 12 बजे बजता है तो शून्य शून्य बज जाता है। इस प्रकार संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। वर्तमान नियमों के अनुसार शून्यकाल के दौरान कुल 20 मामले उठाए जा सकते हैं। यह भारतीय संसदीय व्यवस्था द्वारा विकसित किया गया एक नवाचार है, जिसकी शुरुआत 1962 से की गई थी। अगला है, एक बल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? अगर कोई विपक्षी दल का दावा करता है कि मैं विपक्ष हूँ, तो उसके पास कितने सांसद होने चाहिए ताकि वो विपक्षी बल का दावा कर सके? तो उसके बाद कम से कम 55 सीटें होनी चाहिए, यानी 10% सीटें होनी चाहिए उसके पास। ठीक है। पिछले 10 सालों से लोकसभा में कोई भी विपक्षी दल नहीं था, इस बार कांग्रेस विपक्षी दल बनी है। निम्नलिखित राज्य संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो लोकसभा में केवल एक सीट किसकी है? चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, ये 3 जगह में सिर्फ एक सीट है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित लोकसभा में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि का कार्यकाल किया है? निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? चौथी, पांचवी, छठी या आठवीं? मतलब कौन सा, हर साल तो 5-5 साल होता है, लेकिन कौन सा ऐसा साल था जो कि 5 साल से ज्यादा अपना काम किया है? तो वो पांचवी थी। ठीक है। जब आपातकाल लगा हुआ था उस दौरान। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो सामान्य विधेयक पर होती है, बाकी न कि बाकी विधेयकों पर। निम्न में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026 तक। 2026 में फिर से नया परिसीमन बनाया जाएगा। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 552। वर्तमान में कितने हैं? तो 545। सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? मतलब सांसद को कितना भत्ता मिलता है सालाना उनको? तो 45,000 रुपये पर मिलता है। ठीक। सांसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? तो इन्हें 2,000 रुपया रोज का भत्ता मिलता है। मतलब हर चीज के लिए भत्ते मिलता है। शून्यकाल क्या है? शून्यकाल जब सदन में महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, वही शून्यकाल कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा होगा।
निम्न में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो मतदाता दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो मलकागिरी। मलकागिरी है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश का मलकागिरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जहां कुल 29,53,915 मतदाता हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो दो, लोकसभा में दो को मनोनीत करते हैं। हालांकि अभी बंद कर दिया गया है, अब लोकसभा में किसी को मनोनीत नहीं किया जाता, सिर्फ राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। अगला है 100 नंबर, 10 क्वेश्चन और रह गया है इसके बाद। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत मुझसे मनोनीत किया जाता है। अगला देखते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति पहले करते थे, अभी समाप्त कर दिया गया, अभी कोई नहीं है। तो किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? तो सबसे कम किस में थी? 6ठी लोकसभा में। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी? तो सबसे कम 6वीं में थी और सबसे अधिक जो है वो 16वीं में थी। 16वीं लोकसभा में 61 महिला उम्मीदवार जीतकर पहुंची थी। अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है 543 सदस्यीय लोकसभा में महिला उम्मीदवार को संख्या 2009 के 56 से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक 13 महिला सांसद जीतकर संसद के निचले सदन में पहुंचे कामयाब रहीं, जबकि उत्तर प्रदेश से 11 महिलाएं इस बार संसद जाने का मौका मिला है। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को स्पर्श करती है? तो ये कौन सा है? नागौर, राजस्थान। नागौर भारत के राजस्थान राज्य में नागौर जिले में स्थित एक नगर है। नागौर एक लोकसभा क्षेत्र भी है। इसके जिले की सीमा 7 जिले बीकानेर, जोधपुर, सीकर, अजमेर, चूरू, जयपुर व पाली से लगती है। यह जिला मेथी के लिए प्रसिद्ध है। नागौर ही वह पहला ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे पहला राज पंचायत लागू किया गया। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो स्थान जो आरक्षित है वो सब किसके लिए है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय वर्ग, सबके लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामांकित कर सकते हैं एंग्लो इंडियन के नाम से। ठीक है, कर सकते थे, अभी तो ये नहीं हो रहा है। 2014 के या 16 से ये नहीं हो रहा है, 14 से ये नहीं चुने गए हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, एंग्लो इंडियन। अगला है, लोकसभा में कोरम यानी गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो 1/10। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? पॉपुलर चैम्बर ये कहा जाता है लोकसभा को। ठीक है, यानी लोकप्रिय सभा, लोकसभा। अगला है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। और आज का आखिरी सवाल, लोकसभा में किसी भी वित्तीय विधेयक को पारित करने के लिए कितना बहुमत आवश्यक है? तो साधारण बहुमत आवश्यक है, यानी आधा से एक ज्यादा। ठीक है, तो हमने आज लोकसभा कंप्लीट कर लिया, तो हमारा लोकसभा, राष्ट्रसभा सब कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जो कमी रह गई है उसे ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।